हिचकियाँ लेती हुई कमल उठी और अपने साड़ी के पल्लू से अजीम के ज़ख्म साफ़ करना चाहे। अजीम तड़प कर एक तरफ हट गया और गुस्सीली आवाज़ में कहा, दूर रहो मुझसे तुम जहन्नमी खार और वीरान खंडर हो, खाली सलीबें और फटा हुआ बादबान हो, बेहयाई का जामा और कांटों पर पड़ा फूल हो। 2 लुक़मे नान की खातिर तुमने हैवानी तलब इख्तियार कर ली, तुमने अपना ईमान बिगाड़ लिया, तुम गुनाहों में ज़िंदगी बसर कर रही हो, तुम अपना जिस्म निचोड़ कर लोगों से अपना हुर्मत बहा वसूल कर रही हो। जाओ, चली जाओ और अपने इसी गाहक के गले में बाहें डालो जो तुम्हारे इस गुलाबी और हसीन जिस्म की कीमत अदा कर चुका है। मैं एक बेबस और कुचला हुआ इंसान हूँ, मैं तुम्हारे जिस्म की कीमत अदा नहीं कर सकता। कमल ने आगे बढ़कर अजीम के पाँव पकड़ लिए। चलिए, मैं आपको हस्पताल ले चलती हूँ। अजीम ने अपने पाँव छुड़ाते हुए कहा, मुझे हस्पताल नहीं, कब्रिस्तान ले चलो और गला घोंट कर मुझे वहाँ दफन कर दो ताकि मैं तुम्हें जगह जगह इज्जत बेचते न देख सकूं। कमल अजीम की गोद में गिर गई। माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत दुख दिए हैं। फिर इसने अपना सर अजीम की छाती पर रखते हुए कहा, चलिए उठिए ना, हस्पताल चलें। अजीम ने इसे अपने आप से अलहदा कर दिया और बिफरते हुए कहा, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। अपनी गिरबान में मुंह डाल कर देखो, क्या तुम इस काबिल हो कि कोई शरीफ आदमी तुम्हारा हाथ थाम सके? क्या तुमने अपने आप को इस काबिल रखा है कि कोई भला मानस तुम्हें अपनी ज़िंदगी का साथी बना सके? कमल रेहड़े में बैठकर रोने लगी। सूरज गुरूब हो चुका था और फिज़ाओं में रोशनी की लाश पर तारीख रात यूं बैठ रही थी जैसे इंसानी लाश पर मुनहसिर कमल की हिचकियाँ और सिसकियाँ सुनाई दे रही थीं। अजीम रेहड़े से उतरा और मदम सी दुखती आवाज़ में इसने कमल से कहा, नीचे उतरो, मैंने जाना है। कमल ठेले के अंदर लेट गई और रोती हुई बैन करती हुई आवाज़ में कहा, कहीं ले चलिए और अपने हाथों से दफन कर दीजिए। अजीम ने कुछ सोचा, फिर अपना रेहड़ा खींचने लगा। जब घर दाखिल हुआ तो इमारत के बैरूनी दरवाजे के करीब ही कमल रेहड़ी से उतरकर अपने घर चली गई। अजीम ने अमलताज तले रेहड़ा खड़ा कर दिया और अंदर जाने के बजाय रेहड़े के पहिए से टेक लगा कर बैठ गया। मंदिर की कोठरी से शामू, रिफत, आफ्ताब की बातें करने की आवाज़ें आ रही थीं। इसका कुत्ता भी दुम हिलाता हुआ इसके पाँव के करीब आकर बैठ गया। काफ़ी देर तक वो वहीं बैठा रहा और आंखें बंद किए रखीं। शायद इसे कुछ याद आ गया था। फिर किसी ने इसका शाना पकड़कर हिलाया। इसने जब आंखें खोली तो शामू खड़ा था। अजीम जब दोबारा आंखें बंद करने लगा तो शामू ने पदराना शफकत से पूछा, किस वक्त आए हो बेटे? अजीम ने फिर आंखें खोल दी। काफ़ी देर हो गई है, फिर अंदर क्यों ना आए? अजीम खामोश रहा। शामू ने पूछा, आज कुछ उदास भी ज़्यादा हो? अजबात में सर हिलाते हुए दुख से अजीम ने कहा, आज मैं बहुत परेशान हूँ बाबा। शामू तूफ़ानों में टमटमाते चिराग की तरह बुझ गया। क्यों मेरे बेटे? दिल टूट गया है। कोई अपना आदमी मिल गया होगा? हाँ बाबा। कौन मिला? वही साथी जिसकी मुझे तलाश थी। कमल? हाँ, उसने कहा। कहाँ मिली थी? सरे बाज़ार अपनी इज़्ज़त बेचते और अपने जिस्म को नीलाम करते हुए। अजीम चंद लम्हे खामोश रहा, फिर दुखती आवाज़ में कहा, वो ऐसा जहर पीने की आदी हो गई है जिसका कोई तरियाक नहीं। शामू की आवाज़ दुख और गम से जंग आलूद हो गई थी। ये नफ्स बड़ा बेदीद और पलीद है मेरे बेटे। इंसान के ज़मीर में ये न जाने क्या क्या करने की ख्वाहिश पैदा करता रहता है। सब्र से काम लो बेटे, वक़्त ही ज़ख्मों का बेहतरीन मरहम है। अजीम ने बड़ी तकलीफ़ दे एहसास का इजहार करते हुए कहा, मेरा तो जीवन ही मुझसे रूठ गया है बाबा। प्रीत के नाते टूट गए हैं। दुश्वारियों की जंजीरें बुरी तरह मुझे जकड़ रही हैं। या सो ना उम्मीदी के स्याह नाग मेरी तरफ अपने जहरीले फन उठाने लगे हैं। अब तो ज़िंदगी तन्हा बन गई है, तन्हा और तपते दरख्त की तरह। शामू ने अपनी आंखें खुश्क करते हुए कहा, बुरे नसीबों से क्या शिकवा बेटे, इसे अपनी तकदीर के हरूफ समझ कर कबूल कर लो। अजीम अपने होंठ काटने लगा। मैं घुटने ना टेकूंगा बाबा, जब तक जिस्म में रूह है मैं ऐसे हालात का मुकाबला करता रहूँगा बाबा। शामू फिर बोला, तुम आज 5 रोज़ बाद आए हो बेटे। इस दौरान तकरीबन हर रोज़ तुम्हारे चचा सादत और इनकी लड़की आसिया तुम्हें लेने आते रहे हैं। वो दोनों सख्त परेशान थे। वो तुम्हें बाज़ारों में भी तलाश करते रहे हैं लेकिन तुम इन्हें नहीं मिले। शामू कहते कहते रुक गया। कमरे के अंदर रिफत की आवाज़ सुनाई दी, कहाँ बैठ गए हो बाबा? शामू ने नीची सी आवाज़ में कहा, अजीम आया बेटी। रिफत दरवाज़ा खोलकर तेज़ी से बाहर निकली और दरवाज़ा इसने खुला ही रहने दिया। रिफत अजीम की तरफ भागी। कमरे में चलते हुए बल्ब की रोशनी अब खुले दरवाजे में से अजीम पर पड़ रही थी। वो तो खौफ से कांप गई। अजीम बुरी तरह ज़ख्मी था। इसकी कमीज़ जगह जगह से फट गई थी और सारे कपड़ों पर खून के धब्बे थे। रिफत गिरते गिरते बची और दिल पर हाथ रखते हुए कहा, हाय मैं मर गई। शामू ने फिक्रमंदी से पूछा, क्या हुआ बेटी? रिफत ने रोते हुए कहा, आपने भैया की हालत देखी है बाबा? या आंखें बंद करके इसके पास बैठे हैं। शामू ने अजीम को खून आलूद देखकर चौंकते हुए कहा, किसने तुम्हें मारा है बेटे? अटकती अटकती सी आवाज़ अजीम ने जवाब दिया,
इस दुनिया वालों ने जो दिल तो रखते हैं पर दिल के नहा खानों में इंसानियत की मोहब्बत और हमदर्दी का जज्बा नहीं रखते। रिफ़त ज़ोर ज़ोर से रोने लगी थी। शामू के भी आंसू बह निकले थे। कमरे के अंदर से आफताब भागता हुआ आया और परेशानी से पूछा, तुम लोग रो क्यों रहे हो बाबा? शामू ने रोते हुए कहा, अजीम की तरफ देखो बेटे, किसी ने इसे मार मार कर लहूलुहान कर दिया है। इसे कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगा बेटे। शामू ने अपना सर अपने दोनों घुटनों में छुपा लिया और बच्चों की तरह सिसक कर रोने लगा। रिफ़त संभली, अजीम का बाजू पकड़कर ऊपर उठाते हुए कहा, चलिए भैया अंदर चलें। सब उठकर अंदर आए। रिफ़त ने बड़े प्यार से पूछा, किससे झगड़ा हुआ है भैया? जहरीली आवाज़ में अजीम ने कहा, तुम्हारे खुदा की ऐसी मखलूक से जो हैवानियत इख्तियार करती जा रही है। शामू ने तड़प कर पूछा, क्या तुम्हारा खुदा नहीं है? मेरा कोई खुदा नहीं है, उसने कहा। मेरे चंद सवालों का जवाब दो। पूछो, उसने कहा। फूलों की नाजुक पत्तियों में रंग व खुशबू कौन भरता है? रात को आसमान पर सितारों के कारवान कौन रोशन करता है? कौन है जो हर रोज़ बिला नागा सूरज को मशरिक़ से ही तुलू करता है, मुकर्ररा वक्त पर 1 मिनट आगे न पीछे? वो कौन सी हस्ती है जिसने चांद और सूरज के रास्ते और मंजिलें मुकर्रर कर रखी हैं कि सूरज कभी ख़त इस्तवा और सरतान पर सफ़र करता है, गर्मी के बाद सर्दी और ख़िज़ां के बाद बहार के दिन लाता है? ये लहरें लेते हुए समंदर, ये फ़िज़ाओं की वुसअतें और हद निगाह तक फैला हुआ नीला आकाश, इन सब के पीछे किसी का हाथ है, कोई इन्हें कंट्रोल करता है। एक मशीन ही कर लो। हर मशीन का हर पुर्जा और आले का कोई ना कोई मुअज्जद होता है। तो क्या तुम समझते हो ये करोड़ों मीलों में फैली हुई कायनात एक मशीन ही की तरह है? इसका कोई सना और मुअज्जद नहीं? ज़रूर है, और वही खुदा है। अजीम खामोश रहा, कोई जवाब न दिया। यूँ लगता था वो शामू की बातों से मुतासिर हुआ हो। शामू ने एक और चरका लगाया, मैं जानता हूँ तुम्हारे बुरे हालात ने तुम्हें खुदा के ख़िलाफ़ बोलने पर मजबूर कर रखा है, वरना मुझे यकीन है तुम्हारा ज़मीर और तुम्हारा दिल इस बात को तस्लीम करता है कि खुदा है। अजीम ने बेपरवाही से कहा, होगा, मुझे भूख लगी है, खाना दो। रिफ़त ने आफताब से कहा, आफताब भैया को साथ ले जाओ और इनके हाथ धुला कर लाओ। भैया खाना खा लें, फिर इन्हें डॉक्टर के पास ले जाओ और पट्टियाँ करा लाओ। आफताब अजीम का हाथ पकड़कर गुसल खाने नल की तरफ ले गया। रिफ़त ने डूबती हुई आवाज़ में शामू से कहा, भैया को हालात ने गुमराह कर दिया है, इसका कोई चारा होना चाहिए बाबा। मैं भी अपनी तरफ से कोशिश करूंगी कि भैया को और भटकने न दिया जाए। शामू ने सोचते हुए कहा, मैं अपने मोहल्ले की मस्जिद के ख़तीब से बात करूंगा। किसी रोज़ जुम्मा के रोज़ अजीम को घर रोक लेंगे और इन्हें कहेंगे कि वो ऐसा खुतबा दें जिसमें खुदा का वजूद साबित हो। हाँ बाबा, ये ठीक है। अजीम मुँह हाथ धोया। रिफ़त ने पहले इसके कपड़े तब्दील करवाए, फिर इसे खाना दिया और वो खाने लगा था। रात 8 बजे कमल अपने घर जाने के लिए इमारत की सीढ़ियाँ चढ़ना ही चाहती थी कि सीढ़ियों की ओट में से एक जवान सा मर्द निकला और कमल का रास्ता रोक कर खड़ा हो गया। वो बक्सू था। वो इसी इमारत में रहता था और जुआ खेल कर गुजर बसर करता था। गुस्से की हालत में कमल ने इसे पीछे हटाना चाहा, लेकिन इसने कमल का बाजू पकड़ लिया और लुच्चो लफंगों के लहजे में कहा, मेरी एक बात सुनती जाओ। एक झटके से कमल ने अपना बाजू छुड़ा लिया। कहो, मुझे पता चल गया है कि तुम बाहर ट्यूशन पढ़ाने नहीं, अपनी इज्जत बेचने जाती हो। कमल ने कोई जवाब न दिया और एक तरफ से होकर सीढ़ियाँ चढ़ने की कोशिश की, मगर बख्शू ने आगे होकर रास्ता रोक लिया और गुस्से में कहा, मेरी पूरी बात सुनकर जाओ वरना पछताओगी। कमल खामोश रही। बख्शू ने जेब से कुछ नोट निकाले और कमल की तरफ बढ़ाते हुए पूछा, बोलो क्या कीमत लगाती हो अपने इस हसीन जिस्म की? कमल ने गुस्से में इसके मुंह पर तमाचा दे मारा। बकवास न करो। बख्शू ने तंजन कहा, नाराज़ क्यों होती हो? दुकानदार को सौदा बेचने से गर्ज होती है, ग्राहक के अच्छा बुरा होने में वो कोई दिलचस्पी नहीं रखता। कमल ने बेजारी से कहा, मुझे जाने दो। बख्शू ढीठ हो गया, नहीं जाने देता। बुला लो जिसे बुलाना है। इस इमारत में अगर तुम्हारा कोई हिमायती है तो इसे आवाज़ दे लो, देखता हूँ कौन मेरे सामने आने की जुर्रत करता है। आज रात हर हालत में तुम्हें मेरे कमरे में चलना होगा। बख्शू ने ज़रा झुककर जब कमल को उठाना चाहा तो कमल ने बड़ी तेज़ी के साथ अपनी पूरी ताकत से बख्शू को धक्का देकर दूर गिरा दिया और फिर बड़ी तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर चली गई। फ्रांसिस के कमरे में जाकर वो बैठ गई, हाथ में पकड़ा हुआ फ्रूट का लिफाफा और अपना पर्स तपाई पर रखा और फ्रांसिस के सिरहाने बैठी हुई सेबल से कहा, खाना तैयार है बेबी? हाँ बाजी। तुमने खा लिया है? नहीं, आप ही का इंतज़ार कर रही थी। जाओ फिर यहीं ले आओ, मैं अब्बू के लिए फ्रूट लगाती हूँ और यहीं बैठकर खाना खाते हैं। सेबल बाहर निकल गई तो फ्रांसिस ने कमल से कहा, जल्दी आ जाया करो बेटी, मैं तुम्हारी तरफ से बड़ा परेशान रहता हूँ। कमल ने बेपरवाही से कहा, बस देर हो जाती है अब्बू, ट्यूशन जो ज़्यादा हो गई है। अजीम से कहीं मुलाकात हुई? जी नहीं, उसने कहा। फ्रांसिस ने बड़ी आस से कहा, न जाने कहाँ चला गया है। पिछले कई रोज़ से मैं सेबल को लगातार मंदिर भेजता हूँ, लेकिन वो कहते हैं अजीम पिछले कई रोज़ से यहाँ आ ही नहीं रहा। मेरा दिल इससे उदास हो गया है।
अब की बार आया तो मैं इससे शादी की बात करूँगा। मैं इसे कहूँगा मेरी ज़िंदगी का कोई एतबार नहीं, कमल तुम्हारी अमानत है, इसे अपने साथ ले जाओ, जहाँ मर्ज़ी रखो, अपने घर चाहे मंदिर। अगर वो यहीं हमारे साथ रहने पर आमादा होगा तो और बेहतर होगा मेरी बेटी। तुम्हारी अजीम से शादी हो गई तो मैं सुकून से मर सकूँगा। कमल कुछ कहने वाली थी कि बख्शू कमरे में दाखिल हुआ। इसके पीछे सेबल थी। वो सख्त परेशान और घबराई हुई थी। कमरे में आकर बख्शू ने एक गलत और गलीज़ निगाह कमल पर डाली और फ्रांसिस को मुखातिब करके कहा, अंकल मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कमल पीली पड़ गई और खौफ से इसका जिस्म कँपकँपाने लगा। फ्रांसिस ने खाली कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा, बैठो और कहो क्या कहना है। कमल सेबल का बाजू पकड़ कर उठी। कमरे से दोनों बहनें निकलीं और दरवाजे की ओट में खड़ी होकर बख्शू की गुफ्तगू सुनने लगीं। फ्रांसिस की आवाज़ सुनाई दी, क्या कहना है। बख्शू ने गला साफ करते हुए कहा, तुम जानते हो तुम्हारी बेटी कमल क्या धंधा करती है जिससे वो घर के अखराजात चला रही है। ट्यूशन पढ़ाती है बेचारी। बख्शू ने गुस्से में कहा, यह झूठ है, वो इज्जत बेचती है। फ्रांसिस ने अपनी पूरी आवाज़ से चिल्लाते हुए कहा, बख्शू बिला सोचे समझे मेरी बेटी को इतना बड़ा इल्ज़ाम न दो। मैं इस बात का सबूत मुहैया कर सकता हूँ। अपनी बेटी से कसम देकर पूछो, क्या वो एक एंग्लो इंडियन औरत की वसातत से तवाइफ का धंधा नहीं करती। वो औरत जो तुम्हारी तरह क्रिश्चियन है, भारी भारी रकमों के एवज़ तुम्हारी बेटी के लिए गाहक तलाश करती है। बख्शू ने ज़ोर देकर कहा, खुदा की कसम तुम्हारी बेटी इज्जत बेचती है। वो एक चलती फिरती तवाइफ है जो भारी रकमों के एवज़ अपना जिस्म बड़े लोगों के हाथों बेचती है। मेरी बातों पर यकीन करो न करो, तुम्हारी मर्ज़ी पर एक बात ज़रूर जहन में बिठा कर रखना, इस इमारत में शरीफ लोग रहते हैं और वो ये बात कभी बर्दाश्त न करेंगे कि एक सुलझी हुई पढ़ी लिखी लड़की के रूप में यहाँ इस इमारत में इज़्ज़त फरोश, ओबाश, क़मामा और तवाइफ पेशा लड़की रहे। बख्शू उठ कर बाहर निकल गया और सीढ़ियों के पास खड़े होकर वो अपनी लगाई हुई आग का रद्द-ए-अमल देखने का इंतज़ार करने लगा। फ्रांसिस की हालत अजीब हो रही थी। गुस्से में वो अपने होंठ काट रहा था और आंखें पथरा सी गई थीं। तब एकदम ही इसकी आवाज़ गूंजी, कमल कमल यहाँ मेरे पास आओ। कमल सर झुकाए कमरे में दाखिल हुई। इसके पीछे सेबल भी थी। मुजरिमों की तरह चलती हुई कमल फ्रांसिस के पास आई। इसका सर झुका हुआ था और वो फ्रांसिस को घूरे जा रही थी। फ्रांसिस ने गुस्से में इसे घूरते हुए कहा, बख्शू ने जो इल्ज़ाम तुम्हें दिया है वो सुना है तुमने। कमल ने मुजरिमों के अंदाज में कहा, हाँ अबू। क्या इसने सच कहा है? झूठ न बोलना, तुम्हें बाप की इज़्ज़त और बाइबल की कसम। कमल खामोश रही और इसकी आंखों से आंसू बह निकले। फ्रांसिस की तलखी और बढ़ गई। मैं तुम्हारे मुंह से कुछ सुनना चाहता हूँ। कमल का जिस्म कांप रहा था जैसे तेज़ तूफ़ानों में दरख्त झूम रहे हों। इसकी फटी फटी सी लरसती आवाज़ सुनाई दी, ये सच है अबू। फ्रांसिस ज़ोर से धाड़ा, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? कमल खुलकर हिचकियों में रोते हुए बोली, ये सब कुछ चंद मजबूरियों के तहत हुआ है अबू। फ्रांसिस चारपाई से उठा और फिर लगातार कई तमाचे इसने कमल के मुंह पर दे मारे। कोई मजबूरी न थी, इससे तो बेहतर था हम भूखों मर जाते। बेशरम, तुम अजीम जैसे सुथरे इंसान को अब क्या मुंह दिखाओगी? कमल बेचारी लर्ज कर फर्श पर गिर गई और फ्रांसिस गुस्से में इसे पाँव की ठोकर मारने लगा। कमल रोते रोते मार खाती रही। करीब ही खड़ी सेबल ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। एकदम फ्रांसिस को कुछ हुआ। वो अपना हाथ अपने दिल पर ले गया और डगमगाने लगा, फिर धम से फर्श पर गिर गया। कमल तड़प कर उठी और अपने बाप को संभालने लगी, लेकिन अब वहाँ क्या रखा था? फ्रांसिस की हरकतें कलब बंद हो चुकी थी और वह मर गया था। सीढ़ियों पर खड़ा बख्शू भागकर अपने कमरे की तरफ चला गया। दोनों बहनें बाप की लाश से लिपट कर रोने लगी थीं। कमल ज़ोर ज़ोर से बयान करती हुई रो रही थी, अब्बू हमें भी अपने साथ ले चलिए, क्यों हमें तन्हा छोड़ कर जा रहे हैं? आपके बाद इस दुनिया में हमारा कौन है? कौन हमारे सर पर शफ़क़त से हाथ रखेगा? कोई नहीं अब्बू, कोई नहीं, हमें भी अपने साथ ले चलिए। हमारा तो खुदा भी नहीं है। इमारत की काफ़ी औरतें वहाँ जमा हो गई थीं और दोनों बहनों को तसल्ली देने लगी। कुछ लोगों ने दरी का इंतज़ाम करके नीचे बिछा दी और अफसोस करने वाले मर्द वहाँ आकर बैठ गए। दोनों बहनें सारी रात बाप की लाश से लिपट लिपट कर रोती रहीं। दूसरे रोज़ इमारत वालों ने मिलकर फ्रांसिस का कफन दफन कर दिया। बाप की कब्र से जब दोनों बहनें वापस आईं और सीढ़ियाँ चढ़कर अपने घर जाने लगी तो कमल ने देखा इमारत के अहाते में बहुत से लोग जमा थे। औरतें खिड़कियों और बालकोनियों में खड़ी थी और बख्शू अहाते में जमा मर्दों को ज़ोर ज़ोर से कह रहा था, मोहल्ले वालों, इज़्ज़तदारों, माओ बहनों वालों, बहू बेटियों वालों, मरहूम की लड़की जिसका नाम कमल है इज़्ज़त बेचती है और ये बात हम सब के लिए बदनामी और ख़तरे का बायस है। यहाँ सबकी जवान बेटियाँ हैं। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है। एक मछली पूरे जल को गंदा करती है। आने वाले इस वक्त का ख्याल करो जब बदनामी की ये स्याही दूसरों के मुंह पर भी लग जाएगी। बदी की ये कालक किसी और का भी मुंह लुथेड़ देगी। बख्शू ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया, यह इमारत की दूसरी लड़कियों को भी ख़राब करेगी, यहाँ गंदगी फैलाएगी।
बदमाश लोग इस इमारत को फहाशी का अड्डा समझकर इसके गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर देंगे। इस तरह किसी की भी बहू बेटी की इज्जत महफूज न रहेगी। अगर आने वाले इस स्याह वक़्त से बचना चाहते हो तो मेरी मानो, इसे यहाँ से निकाल दो, कहीं और चली जाए। लोग तरह तरह के फैसले सुनाने लगे। हाँ, इसे यहाँ से निकाल दो, सबकी इज्जतें हैं, यहाँ गंद पड़ेगा। इसे कहो कहीं और चली जाए, इस इमारत में नहीं रह सकती। अचानक बूढ़ा शामू अपनी बैसाखियाँ टेकता हुआ हुजूम से निकला और लोगों को मुखातिब करके बोला, लोगों, ये जुल्म है, इसका बाप मर गया है, ये एक बेबस लड़की है। तुम लोगों ने अगर इसे यहाँ से निकाल दिया तो ये बेचारी और ज़्यादा गुनाहों की आदी हो जाएगी। हमें चाहिए इसे सहारा दें। इसने जो कुछ किया है मजबूरियों के तहत किया है। मैं इससे बात कर चुका हूँ, वो एक बाइज़्ज़त और शरीफ बाप की लड़की है, वो ज़रूर संभल जाएगी। यहाँ से निकल कर वो खबर नहीं कहाँ की ठोकरें खाते फिरे। सीढ़ियों पर खड़ी कमल सब कुछ सुन रही थी और रो रही थी। खिड़कियों और बालकोनियों में जमा होने वाली औरतें ऊंची ऊंची आवाज़ में तबादला ख्याल कर रही थीं। बेचारी बेआसरा है, इसे यहाँ से निकालना जुल्म है। जय बचै, बेचारी कहाँ जाएगी, कहाँ सर खपाएगी। एक बूढ़ी औरत ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, शामू ठीक कहता है, इसे मत निकालो यहाँ से, पड़ रहने दो। तुम अगर इसकी मदद नहीं कर सकते तो यतीमों पर जुल्म क्यों करते हो? खुदा के खौफ से डरो। कमल ने सेबल का हाथ पकड़ लिया और दोनों बहनें ऊपर चली गईं। बख्शू ने फिर बकना शुरू कर दिया, मैं इस इमारत से गंदगी निकालना चाहता हूँ और तुम लोग अपने हाथों से गंदगी फैलाना चाहते हो। अगर इसे यहाँ रखा गया तो मैं पुलिस को इतला कर दूंगा और बता दूंगा ये लड़की पेशा कराती है। शामू ने चिल्लाकर कहा, तुम जालिम हो, वो सबकी बेटी है, इसे इस वक्त सहारे की ज़रूरत है। बख्शू किसी गलीज़ और खारी ज़दा कुत्ते की तरह भौंका, इसकी मजलूमियत का इतना ही ख्याल है तो अपने घर ले जाओ। तुम्हारे पास भी एक हट्टा कट्टा लड़का रहता है जिसे तुमने अपना बेटा बना रखा है, इसे इससे ब्याह दो, हमें कोई एतराज़ ना होगा। बोलो, क्या इस गंदगी को तुम अपने हाथ समेटते हो? शामू ने अपनी बूढ़ी छाती पर हाथ मारते हुए कहा, मेरे अजीम को आ लेने दो, मैं इसे इससे शादी करने पर रजामंद कर लूँगा। बख्शू की शय पर इमारत के ज़्यादातर मर्द शोर करने लगे, वो यहाँ नहीं रहेगी, अगर वो ना आ गई तो हम धक्के देकर निकाल देंगे। इतने में सीढ़ियों पर कमल और सेबल नमूदार हुई। कमल ने लरजती आवाज़ में कहा, लोगों, मेरी खातिर झगड़ा न करो, मैं खुद ही यहाँ से जा रही हूँ। कमल सेबल के साथ अपना मुख्तसर सामान उठाए इमारत से निकल गई। लोग अपने अपने घरों को चले गए। बूढ़ा शामू अपनी बैसाखियाँ टेकता हुआ मंदिर की तरफ चला गया था। शब के तारीको श्याम हल्के फैल रहे थे। आसमान पर घंघू घटाएं दरिंदों की तरह धाड़ रही थीं। आधे आधे से बादलों के टुकड़े एक दूसरे के ताकों में भाग रहे थे। शुफक में डूबे बादलों के टुकड़े फितरत के इसरार की पर्दाकशी कर रहे थे। फिज़ाओं में, हवाओं में नेचर के हसीन और बेआवाज़ नगमे बिखर रहे थे। अजीम आज कई रोज़ बाद मंदिर लौट रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता अपना ठेला खींच रहा था और इसका कुत्ता ठेले के अंदर लेटा हुआ था। जब वो सर्कुलर रोड पर आया तो पीछे से किसी ने इसे आवाज़ दी, अजीम भैया। वो रुक गया और मुड़कर देखा कैसर आ रहा था। अजीम के पास आकर वो रुक गया। इसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी और हालत फ़कीरों जैसी हो रही थी। अजीम चुपचाप इसे देखता रहा। वो करीब आया और रोनी सी आवाज़ में कहा, भाईजान, खुदा के लिए आप ये काम छोड़कर घर चलें, मैं बर्बाद हो चुका हूँ। आसफा ने मुझसे अलहदा होकर कहीं और रिहाइश इख्तियार कर ली है और अब वो मुझसे तलाक का मुतालबा कर रही है। सूखे रूखे लहजे में अजीम ने कहा, तो मैं क्या करूँ? कैसर ने मिन्नत से कहा, आप सब कुछ कर सकते हैं भाईजान। वो फिर आपसे मोहब्बत करने लगी है और आप ही की खातिर वो मुझसे तलाक का मुतालबा कर रही है। मैं खाला के पास भी गया था, इसने कहा है ये तुम दोनों का मामला है। अंकल ने भी बहुत समझाया लेकिन वो घर छोड़कर चली गई। अजीम ने बेजारी से कहा, मुझे तुम दोनों से नफ़रत है। वो मेरे पास आई थी, मैंने इसे धक्के देकर निकाल लिया था। जाओ ढूंढते फिरो इसे। कैसर ने आगे बढ़कर इसका ठेला पकड़ लिया। मैं आपको ये काम नहीं करने दूंगा।